डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वाटर रिसोर्सेस। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि ज़मीन पर 97% वाटर जो है वो सलीन है और डायरेक्ट कंजप्शन के लिए अनफिट है। तो फिर बचता है 3% जो है फ्रेश वाटर है। तो उन 3% में से भी 2% वाटर जो है वो ब्लॉक्ड है इन आइस शीट्स एंड आइस कैप्स ऑफ ग्रीनलैंड, अलास्का, साइबेरिया, अंटार्कटिका एंड अदर ग्लेशियर अराउंड द वर्ल्ड। तो वहाँ बचता है 1% वाटर। तो 1% में 0.30% जो है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में है, 0.35% जो है वो सरफेस वाटर है। तो विच इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन जो है खाली 35% है, 0.35%, सॉरी 0.35%। तो इसी तरह से हमने बात की कि इंडिया में जो वाटर 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेस जो है। तो फिर हमने बात की कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन से हर साल पानी आता है वो 4000 क्यूबिक किलोमीटर्स है। तो 4000 क्यूबिक किलोमीटर में तकरीबन जो 1869 क्यूबिक किलोमीटर जो है वो हमें जो दरिया बहते हैं उनसे आता है, पोटेंशियल फ्लो इन रिवर्स से आता है। तो इसी तरह से हमने बात की कि जो ये वाटर कंज्यूम होता है एग्रीकल्चर के लिए 90% एग्रीकल्चर के लिए कंज्यूम होता है। अच्छा, डोमेस्टिक यूज़ के लिए 8% होता है। तो इसी तरह इंडस्ट्रीज़ के लिए 2% होता है। तो आज हम बात करेंगे एरीगेशन की। तो एरीगेशन किसको कहते हैं? एरीगेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स सच एज कैनल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स एट्सट्रा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एरीगेशन। जो भी हमारे पास पानी के ज़रिए हैं तो हम आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे किसी दरिया से हम कैनल ले जाते हैं, किसी खेत के सामने हम ट्यूबवेल खोदते हैं, वेल खोदते हैं, कि टैंक बनाते हैं। तो उसका पानी फिर जब हम फसल उस खेत में लगाते हैं तो उसका पानी हम उस खेत को आर्टिफिशियल करते हैं वक्त पे, तो उसको एरीगेशन कहते हैं। तो अब हम बात करें कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एरीगेशन की अहमियत क्या है। तो सब कुछ जो ये एरीगेशन का, ये एग्रीकल्चर का जो डिपेंड है वो किस पर है? वाटर पर है। जब पानी होगा तो फसल अच्छी होगी, अगर पानी नहीं होगा तो फसल खराब हो जाती है, सड़ जाती है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो पानी में पता है को मिनरल्स होते हैं, वाटर डिसॉल्व मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन द ग्राउंड। तो फिर जो इस पौधे की जड़ें होती हैं ये पानी को चूसती हैं। वाटर इज़ मस्ट फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तब होगी जब अच्छी पैदावार होगी। अच्छी पैदावार तब होगी जब माकूल एरीगेशन फैसिलिटी खेत को मिलेगी, फसल को। एरीगेशन प्लेड ए मेजर रोल इन द सक्सेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो एरीगेशन ने एक अहम रोल अदा किया, किसमें? ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया में। तो बहुत सारे रीजन हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तो वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस बने क्योंकि वहाँ एरीगेशन की फैसिलिटी अच्छी है। तो बहुत सारी फसलें जो है अब राजस्थान में भी एंड अदर एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ एरीगेशन की वजह से ही वहाँ फसलें उगाई जाती हैं। तो नीड फॉर एरीगेशन की ज़रूरत क्यों है? तो एरीगेशन की ज़रूरत इसलिए द नीड फॉर एरीगेशन इन इंडिया अराइज फ्राम द फॉलोइंग रीजन्स। वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल। तो रेनफॉल ज़्यादातर जो ज़मींदारी का डिपेंड होता है वो रेनफॉल पे होता है।
तो कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बारिश गिरती नहीं है। बारिश रेनफॉल इन इंडिया इज़ वेरी अनसर्टन which increases the elements of risk and make crops protection rather difficult। तो ये जो रेनफॉल है ये वेरी करती है सीज़न से सीज़न और साल से साल और क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन पर। तो जो ये अनसर्टेनिटी डिमांड एरीगेशन फैसिलिटी टू ऑफसेट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। जो ये हम बारिश पे डिपेंड करेंगे तो इससे क्या पड़ेंगे एग्रीकल्चर पर, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। तो सबसे पहली के वेरिएबिलिटी ऑफ इन रेनफॉल। रेनफॉल जो होती है ये सीज़न टू सीज़न वेरी होती है, साल से साल वेरी होती है, इसमें क्वांटिटी में वेरी होती है। तो दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल जो है ये अनइक्वल है। बहुत सारे इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री 18% ऑफ एनुअल रेनफॉल इज रिसीव फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जब मानसून आता है तो मानसून में तकरीबन 80% जो बारिश वो बरसती है। सौराष्ट्र कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, वेस्टर्न हाफ ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर इन एरिड जोन में आते हैं। कुछ जैसे सौराष्ट्र कच्छ है, रीजन ऑफ गुजरात है, वेस्टर्न हाफ ऑफ राजस्थान है, तो पंजाब और हरियाणा कुछ से वो एरिड जोन में आते हैं। एरिड जोन क्या है? जहाँ where there is a constant deficiency of water with average annual rainfall less than 35 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद हम बात करें टू मीट क्रॉप रिक्वायरमेंट एंड सॉइल नीड्स। मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें जो हैं उनको मुख्तलिफ़ मिकदार का पानी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे राइस है, इसको ज़्यादा पानी चाहिए, शुगर केन है, जूट है, कॉटन है, एक्स्ट्रा रिक्वायर मोर वाटर एंड नीड एरीगेशन इन इवन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। जहाँ बारिश अगर बरसती है फिर भी वहाँ उनको एरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, हमें अपनी फसल को, पैदावार को बढ़ाने के लिए एरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ एरीगेशन। तो एरीगेशन के जो मीन्स हैं वो डिफरेंट मीन्स ऑफ एरीगेशन है। तो डिफरेंट सोर्स ऑफ एरीगेशन आर यूज्ड इन इंडिया डिपेंड ऑन, तो ये टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है, सॉइल्स पर डिपेंड करता है, रेनफॉल पर डिपेंड करता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस और ग्राउंड वाटर पर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स है। तो मीन्स ऑफ एरीगेशन में हम बात करेंगे जैसे वेल्स। तो 1960 की दहाई जो थी उसमें ज़्यादातर जो सिंचाई होती थी वो वेल्स के ज़रिए होती थी। तो 1960 के बाद फिर उसको रिप्लेस किया गया किसमें? ट्यूबवेल्स में। तो 50% तकरीबन जो इंडिया में एरिया है तो वो वेल्स के ज़रिए उसको एरीगेट किया जाता है। तो वेल्स भी जो हैं ये 3 किस्म के हैं। एक हो गए अनलाइनड वेल्स। अनलाइनड वेल्स जो होते हैं ये कच्चे वेल्स होते हैं। तो ये फार्मर जो होते हैं अपनी ज़मीन के नज़दीक होते हैं। तो दूसरा जो है लाइनड वेल्स। वेल्स जो हैं ये पक्के वेल्स हैं। तो इनको ईंटें और पत्थर लगाए जाते हैं। तो द मोस्ट ऑफ लाइनड एंड अनलाइनड ड्राइवन बाय ऑक्स। तो उनको तकरीबन जो ये बेल होते हैं तो उनको लगा के उनसे पानी निकाला जाता है।